सो हेलो एवरीवन। और आज हम बात करेंगे क्लास 11th और 12th साइंस में कैसे हमारा सिलेबस पूरा किया जाए। ठीक है, देखिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट, आई होप सबका फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो चुका होगा और साथ ही साथ में सिलेबस काफ़ी आगे बढ़ चुका है क्लास 11-12 का। तो ये टाइम थोड़ा बहुत आपका एंजाइटी का टाइम स्टार्ट होने वाला है। एंजाइटी नहीं कहूँगा, पर एक थोड़ा सा एक प्रेशर आने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स में आपके जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स सितंबर एंड या सितंबर मिड में आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए होंगे। ठीक है, जो 11th क्लास में है उन्हें अभी पता नहीं लगा होगा, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूज स्टेट रहती है। समर वेकेशंस के बाद में वैसे ही असली पढ़ाई उसके बाद स्टार्ट होती है। उससे पहले हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि साइंस के लिए क्या करें, सही है कि नहीं है। ठीक है, कुछ करियर ऑप्शंस हम ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारा 4 महीने हमारे 11th क्लास के पूरे हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि वी शुड स्टार्ट स्टडिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अभी जितना टाइम हो गया है उसको पीछे छोड़ के और हम आगे की कैसे पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो से। देखिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि हाउ टू इफेक्टिवली कंप्लीट योर क्लास 11-12 साइंस सिलेबस ऑन टाइम। ना ऑन टाइम का मतलब ये है कि जो भी हमारे आने वाले एग्जाम्स हैं कि उसमें हम कैसे हमारे जो रिमेनिंग टाइम है उसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम उस टाइम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि क्लास 11th और 12th दोनों के लिए है, तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। ठीक है, मैं बीच बीच में आपको एग्जांपल्स ज़रूर दे दूंगा कि कैसे 11th और 12th के टॉपिक्स को आप देख सकते हैं, पर हम स्पेसिफिकली ओवरऑल जनरल एक बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, और एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो होने वाली है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट चैलेंज इज, पहले हम प्रॉब्लम समझेंगे और उसके बाद में हम उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। नाउ चैलेंज ये है कि मैनेजिंग बैकलॉग्स विदाउट स्ट्रेस। अब क्या हो गया है कि बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्यों, कैसा हुआ है बैकलॉग्स? देखिए आपका सेशन स्टार्ट हुआ था अप्रैल में। ठीक है, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो, अप्रैल में सेशन स्टार्ट हुआ। 1 and 1.5 मंथ्स का वो सेशन चला। आपका महीना, इतने महीने जनरली पढ़ाई होती है, और उसके बाद पढ़ाई के बाद में क्या हो गया, एक लॉन्ग समर का ब्रेक आ गया। अब क्लास 9-10th में जब हम थे तब हमको ये इतना सीरियस नहीं लगता था कि समर ब्रेक आ गया तो क्या हो गया। लेकिन सीनियर क्लासेस में क्या होता है कि एक फ्लो टूट जाता है, और बच्चों को अभी आदत भी नहीं होती कि सीनियर क्लासेस में हमको पढ़ाई कैसे करनी है, कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करके रखनी है। तो ब्रेक आने की वजह से है ना, जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर जो कमांड होती है वो बहुत वीक हो जाती है। और उसके बाद में जैसे ही जुलाई में जब वापस रीओपन होते हैं, जून मिड में या जुलाई में रीओपन होते हैं, उसके 1 मंथ के अंदर अंदर आपके पास में फर्स्ट पीटी आ जाता है, या पीरियोडिक टेस्ट जिसको आप कहते हैं, या मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग नाम है, यूनिट टेस्ट वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो ये यूनिट टेस्ट होते हैं, इसमें क्या होता है कि स्कूल्स में भी जनरली सिलेबस ज़्यादा पूरा हुआ नहीं होता है, तो मैक्स टू मैक्स 1 यूनिट या फिर 2 यूनिट पूछ लेते हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट में। पर प्रॉब्लम क्या है कि 11th क्लास में आप देखेंगे तो हर सब्जेक्ट्स में आपके पास में मिनिमम 14 to 15 चैप्टर्स हैं। मतलब अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो 14-15 चैप्टर्स हैं। अगर कुछ रेफरेंस बुक की बात करें तो कहीं में 16-17 चैप्टर्स भी हैं, क्योंकि अलग अलग कर रखे हैं चैप्टर्स को। कहीं में आपको 12-13 चैप्टर भी मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से 14-15 चैप्टर हैं। अब हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली मतलब मिड सेशन। मिड सेशन का मतलब क्या है कि आपका 50% कोर्स तो उसमें आना ही आना है। ठीक है, चाहे आपका कोर्स हुआ हो या नहीं हुआ हो, 50% कोर्स में आपका आएगा। अब हमने लेकिन कितना किया है भैया, हमने तो सिर्फ 1 यूनिट और 2 यूनिट ही कर रखी। अब बचे हुए टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, अब देखना है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब हम देखेंगे द बैकलॉग स्पायरल। बैकलॉग स्पायरल का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में आज इस वीक में आपको पहले का फिजिक्स में मान लीजिए कि 2D मोशन आपका पेंडिंग है। अब 2D मोशन पेंडिंग है तो आप अभी पीछे 2D मोशन में जाएंगे और 2D मोशन को वापस पढ़ने लगेंगे, जबकि उसी टाइम पे आपका स्कूल में शायद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या फिर वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्या हो गया कि वो एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। यहाँ पे आपका 2D मोशन आप कर रहे थे, वो खत्म हुआ नहीं, धीरे धीरे और स्टार्टिंग की नई चीज़ आ गई। तो
बैकलॉग और पाइल्ड अप हो गया। फिर जैसे जैसे आप 2D मोशन को खत्म करके वर्क एनर्जी पावर के ऊपर आएंगे, फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं बैकलॉग स्पाइरल। तो बैकलॉग स्पाइरल को खत्म करने के लिए आपको क्या करना है कि आज अभी के अभी एक लिस्ट बनाइए। उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे प्रायोरिटाइज करना है हमको चीज़ों को, लेकिन सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास में बाकी रह गए हमारे, ठीक है। सबका सब तो हमारे पास में बाकी नहीं रहा होगा, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे हमको प्रॉब्लम आती है, उसको हमको देखेंगे, वो हम प्रायोरिटाइज में देखेंगे कैसे हमको प्रायोरिटाइज करने हैं टॉपिक्स को। अनएड्रेस स्किप्ड और रश टॉपिक लीड टू कंपाउंडिंग साइकिल ऑफ फॉलिंग बिहाइंड। यही होता है जनरली सब स्टूडेंट्स के साथ में कि आगे का पढ़ते जाते हैं और पीछे का रह जाता है। ग्रोइंग बर्डन ईच स्किप टॉपिक एड्स प्रेशर मेक्स फ्यूचर लर्निंग मोर चैलेंजिंग। अब इसको कैसे हम फिक्स करेंगे, देखिए सबसे पहले आप प्रायोरिटाइज कीजिए, मेक लिस्ट। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप लिस्ट की बनाइए एक, जैसे मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एक आप रफ कॉपी में एक लिस्ट बनाइए। फिजिक्स में आप अपने टॉपिक्स लिख दीजिए, ठीक है। काइनेमेटिक्स है तो काइनेमेटिक्स में मेरे पास में मान लीजिए कि मेरे पास वेक्टर अलजेब्रा बाकी है, तो मैं वेक्टर अलजेब्रा पढ़ूंगा। फिर वेक्टर अलजेब्रा में देखिए कि मेरे को क्या चीज़ नहीं आती, तो ठीक है मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता, ठीक है मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ूंगा। इसके बाद में एक टॉपिक ये हो गया। अब इसके बाद में जब आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो आपको स्केलर प्रोडक्ट नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है। तो ये आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि मेरे पास में क्या क्या पेंडिंग रह चुका है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक मान लीजिए कि मेरे को प्रोजेक्टाइल नहीं आता, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर फोकस कीजिए, बाकी 2D मोशन को छोड़ दीजिए कि सर्कुलर मोशन क्या होता है या फिर हम प्लेन ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, उन सबको छोड़ दीजिए, प्योरली फोकस कीजिए प्रोजेक्टाइल के ऊपर, ठीक है। तो जैसे 12th क्लास में मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा है, अगर उसका कैपेसिटेंस वाला पोर्शन बाकी तो वो सिर्फ और सिर्फ एम करेगी वो कैपेसिटेंस पढ़े, ठीक है, ना कि वो फील्ड पोटेंशियल वो सब वापस पढ़ने लग जाए या फिर डेरिवेशन करने लग जाए स्टेट कंडक्टर के वायर की, ठीक है। ये सब चीजें ना करे। अगर उसका कैपेसिटेंस वीक है तो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस पे ध्यान रखे, ठीक है, वो पढ़ लिया, उसके बाद आगे चले। क्योंकि मैं जब रिवीजन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो उसमें वो आपका पुराना वाला भी कवर हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में मान लीजिए कि आपको फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया स्टोइकोमेट्री या फिर मोल कॉन्सेप्ट, या फिर अगर मान लीजिए अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अगर हेलो एल्केन्स का चैप्टर हो चुका है तो हेलो एल्केन्स का चैप्टर होने के बाद में आगे अगर आपके 3 चैप्टर हो गए, हेलो एल्केन्स हो गया, एल्डिहाइड्स हो गए, अल्कोहल्स हो गया, तो ये मत सोचिए कि मैं हेलो एल्केन्स को वापस पेज 1 से पढ़ूंगा, वो नहीं होने वाला। आपको उस टॉपिक्स में से सबसे हार्ड चीजें, अगर आप 12th में है तो आपको पता लग गया होगा कि पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन से टिपिकल हर सब्जेक्ट ऐसा हर चैप्टर में कुछ टिपिकल ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जो हमको बिल्कुल समझ नहीं आते। जैसे मान लीजिए किसी को नोमेनक्लेचर हार्ड लगता है, किसी को नेम रिएक्शंस हार्ड लगती है, किसी को स्ट्रक्चर्स बनाना हार्ड लगता है, ठीक है। तो आप वो उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उस टॉपिक को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको लिखिए, ठीक है। दिमाग में नहीं रखना है कि अच्छा यार मुझे वो टॉपिक नहीं आता था, चलो आज मैं वो पढ़ता हूँ, नहीं, आप लिखिए। जब आप लिखोगे तो आप बहुत स्पेसिफिक हो जाओगे, ठीक है। तो एक जनरल ओवरव्यू था। सिमिलरली आपको मैथ्स में भी यही चीज़ करनी है। अगर आपको ट्रिग्नो में आप वीक हो तो आप ट्रिग्नो के ऊपर काम करेंगे, अगर आप मैट्रिक्स के अंदर वीक हो तो आप मैट्रिक्स के ऊपर काम करेंगे, मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना प्रायोरिटाइज करनी है, लिस्ट बनानी है और बहुत ही अचीवेबल टारगेट सेट करना है। ये नहीं करना कि आज मैं पूरा हेलो एल्केन्स का और एल्डिहाइड का चैप्टर कर दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला कभी भी, ठीक है। टॉपिक्स को डिवाइड कीजिए, जैसे डिफरेंशिएशन का रूल होता है ना, बहुत बड़ी चीज को हम स्मॉल पार्ट्स में उसको बांट लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्मॉल पार्ट्स में बांटिए, ठीक है, और टाइम स्पेसिफिक रहिए। हमेशा मैं कहूँगा कि आप टाइम स्पेसिफिक काम कीजिए, टास्क स्पेसिफिक काम मत कीजिए। टाइम स्पेसिफिक काम करेंगे, टास्क स्पेसिफिक काम नहीं करेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपने टाइम दिया है कि मुझे 1 घंटा फिजिक्स का बैकलॉग कवर करना है, तो मैं सिर्फ 1 घंटा फिजिक्स का बैकलॉग कवर करूंगा। अगर 1 घंटे में जितना हो गया, मान लीजिए कि आपने 6 बजे पढ़ाई स्टार्ट की और 6 से 7 आपको फिजिक्स का बैकलॉग खत्म करना है, तो 7 बजे आपको किसी भी हाल में उठ जाना है। आपको ये नहीं करना कि अरे मेरा चैप्टर रह गया तो मैं 7:30 तक खींच लूँ या मैं 8 बजे तक खींच लूँ, नहीं, ऐसा काम आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि माइंड इससे प्रिपेयर होता है कि हमारे पास में इन्फिनाइट टाइम है, और इन्फिनाइट टाइम है तो फिर वही टास्क 3 घंटे के लिए खिंच जाएगा।
ये आपको नहीं करना। आपको टास्क स्पेसिफिक काम नहीं करना है, आपको टाइम स्पेसिफिक। 1 घंटा दिया, 1 घंटे में अगर चैप्टर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आप उठ जाएंगे वहाँ से। अगले दिन जैसे ही आप वापस 1 घंटा के लिए बैठेंगे ना, तो आपको माइंड को पता होगा कि मुझे 7 बजे उठना है, और जैसे ही आपको ये पता होगा तो माइंड की अपने आप एफिशिएंसी बढ़ने लगेगी। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपके स्टडी सेशंस बहुत ही फोकस्ड होने चाहिए। बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको माइंड को ओवर स्ट्रेस नहीं करना है। छोटे छोटे बर्स्ट में आप पढ़ाई कीजिए। अब आती है रिवीजन स्ट्रेटेजी, स्मार्ट रिवीजन फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन। अब देखो, आप ये पूछेंगे कि यार पढ़ तो लिया, लेकिन जैसे ही हम इसको प्रैक्टिस करने जाते हैं तो हमको बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं, हमको पढ़ा नहीं जाता, हमको याद चीज़ नहीं रहती। इसका सिंपल सा कारण यही है कि जैसे ही आप जब पढ़ेंगे ना, तो हर चीज़ आपको भूलती है, आपको याद नहीं रहेगी। जैसे आज अगर आपने पढ़ा कोई चीज़, अगर आप आज पढ़ रहे हैं, अगर वो आपने आज की आज अगर उसको रिवाइज नहीं किया तो 101% कल आपको उसका 50% याद रहेगा। अगर आपने कल भी रिवाइज नहीं किया तो उसके नेक्स्ट डे आपको शायद 10% याद रहे। और अगर आपने लेट किया तो हो सकता है आपको कुछ भी याद ना रहे, आपको वापस डे 1 से बिल्कुल 0 से स्टार्ट करना पड़े। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आप क्लास लेते हैं स्कूल में, अगर आपको आज पढ़ाई, या कोचिंग में अगर आपको आज पढ़ाई है कोई चीज़, तो उसको कोशिश कीजिए कि आज की आज उसको हम एक बार रिवाइज करें, तो उसको आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आप उसको लेट करेंगे तो आपको शायद रिवाइज करने में आधा घंटा, 1 घंटा, शायद 2 घंटे भी लग जाएं, क्योंकि आप भूलेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। अब अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं रिवीजन की। फर्स्ट स्ट्रेटेजी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट स्ट्रेटेजी होती है हमारे पास में एक्टिव रिकॉल की। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है, बहुत फेमस स्ट्रेटेजी है। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, उसको घर पे आके पढ़ा, उसके बाद में उस टॉपिक को आप बंद कर देंगे, रिवीजन के टाइम पे आप बंद कर देंगे उस टॉपिक को, और फिर आप माइंड में एक एक्सरसाइज करेंगे कि यार इसके बाद क्या आता है। अगर मान लीजिए रोजनमुंड रिएक्शन है, अगर एल्डिहाइड्स की रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन, तो आप उस रिएक्शन को नाम पढ़ें और उसमें सोचिए कि क्या होता था, हमारे पास में कौन सा क्लोराइड था, क्या उसका प्रोडक्ट बनता था, रिएक्शन साइड में क्या चीज़ें होती थी, प्रोडक्ट साइड में क्या चीज़ें होती थी, रीएजेंट क्या था उसमें, कैटलिस्ट था या कैटलिस्ट नहीं था, ये आप सोचिए। और जब आप इस चीज़ में अटकेंगे ना, फिर जब आप कॉपी खोल के देखेंगे तो आपका ध्यान सिर्फ उसी जगह पे जाएगा जो चीज़ आपने मिस करी। आप पूरा रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, वरना आपको रीविजिटिंग होगी, ठीक है। हमें रिवाइज करना है, हमको रिविजिट नहीं करना, ठीक है। रिविजिट नहीं करना है, हमें वापस उसी चीज़ों को देखे जा रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमको रिवाइज करना, और रिवाइज कब होगा, जब आप उन्हीं चीज़ों को याद करने की कोशिश करें जो आपको भूलती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब साइंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे रिएक्शंस हो, चाहे केमिस्ट्री के आपके पास में न्यूमेरिकल्स हो, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको, स्टोइकोमेट्री में, या फिर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो, काइनेमेटिक्स में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो फिजिक्स में आपको पर्टिकुलर मैं बात बताऊँ, मैथ्स तो आपको प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स में कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ये है कि आपको टॉपिक्स अगर याद रखने हैं तो आपको क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप लेके बैठिए, 1 घंटे का टाइम लेके बैठिए और ये करिए कि मुझे आज काइनेमेटिक्स के इतने न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही करने हैं, जो मैंने फॉर्मूले पढ़े हैं, जो मैंने टॉपिक पढ़ा है, उसके मैं आज 20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। कोशिश कीजिए, 20 होते हैं, नहीं होते 15 होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो उससे एक आपका एक एप्टीट्यूड डेवलप होता है, आपको फॉर्मूलेज अप्लाई करने में ईजी होता है, आपको फॉर्मूलेज याद रहते हैं, ठीक है। एक बार याद रखना, डेरिवेशन रट लेना वो अलग चीज़ होती है, उसको रियल उसमें अप्लाई करना, अगर एग्जांपल्स हैं जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं उसमें अप्लाई करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर रहे हैं उसको अप्लाई करना, उससे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। फिर आप कीजिए स्पेस्ड रिपीटेशन, जैसे आज कोई चैप्टर पढ़ा, उसको 2 दिन बाद आप वापस रिवाइज करेंगे, फिर उसको वीक के एंड में वापस रिवाइज करेंगे, फिर उसको 2 वीक के एंड में वापस रिवाइज करेंगे। तो ऐसे बार बार अगर आप रिवाइज करेंगे एक ही चीज़ को, तो फिर वो दिमाग में आपके बैठती है, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ें करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फोर्थ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि भैया नोट्स कैसे बनाएं या नोट्स कौन से पढ़ें। देखिए, देयर इज नो ऑप्शन, नो अदर शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। अगर आपको साइंस अगर आपने स्पेसिफिकली ली है तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हार्ड वर्क आपको खुद के नोट्स बनाने में करना पड़ेगा, ठीक है। वेल एंड गुड, अगर आपको कोई कोचिंग मटेरियल के नोट्स समझ आते हैं
तो वो पढ़िए। आपको अगर क्लास के नोट्स समझ आते हैं स्कूल में, पढ़िए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि वो पूरी की पूरी रजिस्टर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवाइज नहीं कर सकते, और वहीं पे ही मेंटल बर्नआउट हो जाता है बच्चों का। आप अगर देखेंगे तो वो बड़ी बड़ी नोट्स, लंबे लंबे पैराग्राफ उनको याद करने में रहते हैं, उनको याद कुछ भी नहीं होता, और वो बहुत ही टेंस सिचुएशन में जाते हैं। उनको आती ही चीज़ भी वो एग्ज़ाम हॉल में जाके वो गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि नोट्स इतने ज़्यादा बड़े थे कि उनको याद रखना बहुत ही मुश्किल था। तो मैं सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा, अब क्योंकि टाइम कम है, तो खुद से पढ़ के खुद के नोट्स मत बनाइए। जो भी नोट्स आपके पास में, जो भी मटेरियल है, बुक है, अगर बुक से आप पढ़े हैं, अगर आपने क्लास ली है, तो जो भी क्लास में अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो वो नोट्स देखिए, आपका रजिस्टर रखिए, एक तरफ आपका रजिस्टर रखिए, एक तरफ आपका खुद का रफ रजिस्टर रखिए, ब्लैंक रजिस्टर, और उसको वापस पढ़िए। जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट लगती है सिर्फ उसी को अंडरलाइन करके और इसमें आप लिखिए। जो इम्पोर्टेंट लगती है उसको आप लिखिए। डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को लिखिए। पूरा एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है। वैसे अब ये आप कैसे पकड़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है? वही चीज़ एक्टिव रिकॉल कीजिए। एक्टिव रिकॉल कीजिए, उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ पैरेलल रिवीजन व्हाइल लर्निंग न्यू टॉपिक्स। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल रिवीजन कैसे किया जाए। देखिए, आपको नया कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। स्कूल में आपको कोई रिवीजन नहीं करवाएगा। एक तरफ आपका पुराना रिवाइज हो रहा है तो स्कूल से नई चीज़, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड होता रहेगा। स्कूल में टीचर्स फटाफट करवाएंगे कि सिलेबस पूरा करना है, सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, तो वहां से एक तरफ से आउटफ्लो तो आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास में स्टोर कुछ हो नहीं रहा। तो इससे क्या होता है कि अगर आप टैंक में पानी डालते रहेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ऐसा आप नहीं करना है। जैसे जैसे पानी आ रहा है यूटिलाइज कीजिए, जैसे जैसे पानी आ रहा है उसको आप यूटिलाइज कीजिए। कैसे यूटिलाइज होगा? तो जो भी पढ़ाया जा रहा है, एक थोड़ा टाइम आप रखिए कि मान लीजिए कि मैंने 20% टाइम रखा हमारे पास में ओल्ड बैकलॉग के लिए, और मैं 80% टाइम रखूंगा करंट स्टडी के लिए। ये आपके हिसाब से आप परसेंटेज डिवाइड कर सकते हैं अपना टाइम, कि करंट जो स्टडी हो रही है मेरे पास में उसके ऊपर, क्योंकि आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पीछे का छूट गया, वो छूट गया, वो हो जाएगा कवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एग्जाम्स होंगे तब आप एनी हाउ आप उसको पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा टाइम रखिए पुराना काम करने के लिए, और 80% टाइम रखिए आप मेनली आपके आज जो पढ़ा है उसके लिए। ठीक है, ये आपके अपने हिसाब से है, आपको समझ आ रही है चीज़ें। ये आपका रेशियो कुछ भी हो सकता है, 30-70 हो सकता है, 40-60 हो सकता है। ये आपके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आती। ठीक है, अब इसके बाद में आपके पास में, ठीक है, नाउ फोर्थ चीज़ है, आपके रिसोर्सेज बहुत ही क्रिस्प होने चाहिए, बहुत ही अच्छे रिसोर्स होने चाहिए। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आप हर कहीं से पढ़ रहे हैं। आप इधर से नेट में कोई वीडियो भी देख रहे हैं, यूट्यूब की वीडियो भी देख रहे हैं, आप कोई रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं, आप क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं। जनरली बच्चों के पास यही चीज़ें होती हैं 11th और 12th में। सबसे पहली चीज़ होती है उनकी स्कूल के नोट्स, दूसरी चीज़ होती है वो कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे टीचर अलग अपने नोट्स बनाता है। एक चीज़ होती है यूट्यूब वीडियोस। आजकल तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, वो वन शॉट मैराथन वाले चीज़ें भी चल रही है आजकल। यूट्यूब वन शॉट, मैं इसको स्कैम ही बोलता हूँ, बिल्कुल स्कैम है। एक चीज़ें होती है आपके पास में ऑनलाइन कहीं से किसी दोस्त ने कोई PDF दे दी, यार ये रेफरेंस पढ़ ले, इसमें अच्छा दे रखा है, ये पढ़ ले। इन सबको करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, आप कोई भी एक सोर्स पकड़िए, कोई भी एक सोर्स पकड़िए पढ़ने के लिए, मेन चीज़ पढ़ने के लिए, और एक सोर्स पकड़िए आप प्रैक्टिस करने के लिए। एक सोर्स होना चाहिए आपका मेन सोर्स, जिसमें आपके पास में कोई टेक्स्ट बुक होगी या फिर नोट्स होंगे। ठीक है, जो भी आपको समझ आए, जिस भी जगह के नोट समझ आए, पर वो सिर्फ एक होना चाहिए, या तो कोचिंग का या स्कूल का, जो भी आपको समझ आए। और दूसरी चीज होनी चाहिए आपके पास में प्रैक्टिस। अब आप प्रैक्टिस के लिए आप ओपन है, प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस आप कहीं से भी ला सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्लास लेने के लिए, या फिर कुछ नए नोट्स बनाने के लिए आप एक से ज़्यादा रिसोर्सेज के ऊपर नहीं जाएंगे। ये अगर आप करते हैं, यही परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर होती है 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो नए से नए रिसोर्सेज, मैं जब पढ़ता था उस टाइम पे इतने रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल थे। ठीक है, तो हम बहुत ही लिमिटेड रहते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ कि हर दूसरा इंसान यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा है, यूट्यूब पे अपना कंटेंट दे रहा है, जो कि सही है, क्योंकि हर किसी को अच्छा इम्प्रोवाइज कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है। उसकी अगर वो इम्प्रूव कर रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन आपको एक पे स्टिक करना है, जो आपको अच्छा लगे उस पे। कोई फ्रेंड ने कुछ बताया या अगर कोई दूसरा अगर टीचर बोल रहा है कि यहाँ से पढ़ लो, ऐसा काम आप नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट चीज़, फिफ्थ एंड लास्ट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है, और वही चीज़ मैंने सबसे लास्ट में रखी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं होता, देखिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है, मैं 2 ग्राफ बना रहा हूँ, कंसिस्टेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, दिस इज नॉट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स दिस इज कंसिस्टेंसी। आपकी कभी बार पढ़ाई 4 घंटे होगी, आपकी कभी बार पढ़ाई 8 घंटे होगी, कभी आपकी पढ़ाई 2 घंटे होगी, लेकिन हर दिन आपकी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई हो रही है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि मैं एक भी दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, 0 आवर ऑफ स्टडिंग, ऐसा आपको नहीं करना है। आप 1 घंटा पढ़े हैं, आप 8 घंटे पढ़े हैं, लेकिन आपकी गाड़ी मूव हो रही है, ठीक है, यू आर मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन, आप रुक नहीं रहे। एक स्ट्रेट लाइन, रोज अगर कोई बोल रहा है कि मैं पूरा महीना रोज 8 घंटे पढ़ता हूँ, वेल एंड गुड, उसको सलाम है, लेकिन ऐसा किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो आप रोज पढ़िए, लेकिन बिना पढ़े ऐसा कोई भी दिन आपका नहीं जाना चाहिए कि आप थोड़ा सा तो आप पढ़े ही हैं, ठीक है। खुद से सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आप स्कूल जाके आए और कह दिया कि नहीं ठीक है साहब, हमने तो 6 घंटे की हमने स्कूल अटेंड कर लिया, स्कूल की क्लासेस अटेंड कर ली, हमारी पढ़ाई होगी, नहीं। आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। आपकी तबीयत खराब है, समझ आता है, आपको कहीं फंक्शन में जाना है, शादी अटेंड करना, समझ आता है, ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर। बट अगर आप घर पे हैं और अपने अगर खुद के मूड के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं कि अगर मूड खराब है या फिर ऐसी कोई रीजन दे रहे हैं, तो ऐसा प्लीज आप नहीं करेंगे। रोज आपको थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद में अचीवेबल टारगेट्स, मैंने बताया था सारी चीजें एक दिन में कवर नहीं हो सकती, धीरे धीरे ही चीजें कवर होती है। लास्ट चीज है, आप खुद को रिवॉर्ड कीजिए और खुद को पनिश कीजिए। सिर्फ रिवॉर्ड करना अच्छा नहीं, सिर्फ पनिश करना अच्छा नहीं, ठीक है। आज मैं नहीं पढ़ा तो मैं रात भर जागूंगा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इतना सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं, चीजें बहुत इजीली भी कवर हो जाती हैं, ठीक है। और ट्रस्ट में मैंने करी है तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। जिस भी लेवल पे अगर मैंने पढ़ाई करी है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि चीज़ें अचीव हो जाती है। तो जैसे अगर आपने कोई चीज़ करी है, अगर आपने आज आपका टारगेट सेट, जो टारगेट्स थे आपके 5 टारगेट्स होने चाहिए। एक और चीज़ कि नॉट मोर देन 5 टारगेट्स, 5 टारगेट से ज़्यादा आपके पास में नहीं होना चाहिए। आपके पास प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए कि इस टाइम मैं ये करूँगा, इस टाइम से फिर ख़त्म, फिर बंद करके रख दूंगा, चाहे वो हुआ चाहे वो नहीं हुआ, मेरा काम हो गया, ख़त्म, ठीक है। वो होने के बाद खुद को रिवॉर्ड कीजिए, ठीक है। कोई मूवी देख लीजिए, ठीक है, या फिर कहीं घूमने चले जाइए। संडे निकाल के रखिए कि आज मैं संडे को मैं कोई स्पोर्ट्स खेलूंगा, या फिर मैं कोई सर्टेन, अगर आपको कोई कुछ सीरीज वगैरह पसंद है तो वो देखूंगा, ठीक है। तो खुद को रिवॉर्ड कीजिए, कुछ अच्छा अपने लिए, आप कुछ जो आपकी फेवरेट फूड है वो आप खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन तब तक आप बैठे रहिए, तब तक आप स्टिक करिए अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एंड जस्ट बैंग ऑन, ठीक है। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। सुबह उठे, आपकी अपने आप आपका टारगेट सेट होने चाहिए कि आज ये करना है, ये खत्म, ये हो गया, ठीक है। टाइम खत्म, टाइम स्पेसिफिक काम करना, ये काम किया खत्म, ये काम किया खत्म। ऐसे करेंगे तो ना आपके पास में प्रेशर आएगा, ना बैकलॉग्स बढ़ेंगे, और आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि यार चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, मैं बाकी सब बच्चों से आगे हूँ। आप स्कूल जाएंगे तो आपको अलग से लगेगा कि हाँ मैं बाकी सबसे अलग हूँ। एक कॉन्फिडेंस के साथ आप स्कूल जाएंगे, टीचर कुछ पूछेगा तो आप बता पाएंगे कि हाँ सर इस चीज़ में ये चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने टाइम दिया उसको, ठीक है। ये चीज़ आप करेंगे तो आपके पास में आपका जो हमारा मेन एम था बैकलॉग्स कवर करने का, वो पूरा हो जाएगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे ना यार। आप अगर आपने पढ़ाई करी है तो मार्क्स क्यों नहीं आएंगे? अगर आपने पढ़ाई की है तो मार्क्स 101% मार्क्स कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फाइनल चीज़ मेरी तरफ से यही है, प्लीज़ बैकलॉग्स को हर्डल समझिए, वो रोड ब्लॉक्स नहीं, ठीक है। जैसे स्पीड ब्रेकर आता है तो उनको एक स्पीड ब्रेकर की तरह लीजिए, उनको ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बैकलॉग्स आपको टाइम के हिसाब से कवर हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरी चीज़ रिवीजन, रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़
आज स्टार्ट कीजिए, कल की चिंता मत कीजिए कि मैं कल स्टार्ट करूँगा, कोई कल नहीं आता, ठीक है। आपको आज स्टार्ट करना है, आज ही बैठना है, ठीक है। अभी से ये वीडियो ख़त्म होने से तुरंत बाद आप बैठेंगे अपनी टेबल और चेयर पे और स्टार्ट करेंगे कि आज मेरे पास बचा हुआ जितना टाइम है उसमें मैं पढ़ूँगा, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ चीज़ है आपके पास में कंसिस्टेंसी और अपने प्लान्स पे टिके रहना, ठीक है। अपने प्लान्स पे टिके रहिए, ठीक है। नो मैटर व्हाट, रोज पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। 1 घंटा पढ़ाई की, कोई बात नहीं, तबीयत खराब है, 1 घंटा पढ़ाई की, ठीक है। उस टाइम पे पढ़ाई नहीं हो पा रही, बैठ नहीं पा रहे, एक वीडियो देख ली हमने, कोई एनिमेशन देख ली, ठीक है। आशु भाई सर है, बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन देते हैं उनकी। वॉल्टर लुइंग सर है, आप वॉल्टर लुइंग की कोई वीडियो देख लीजिए, काइनेमेटिक्स पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई है उन्होंने, अब वो देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप काम करेंगे 101% आपका सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। और आप प्लीज़ कमेंट करके खुद बताइएगा कि आपका हुआ या नहीं हुआ।